मैं डॉक्टर करमवीर सिंह, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्यारे बच्चों, हमने कल जो बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर जिसमें जो टॉपिक चल रहा था संघीय कार्यपालिका, उसमें राष्ट्रपति की शक्तियाँ का अध्ययन किया था। और राष्ट्रपति की शक्तियों की जो अपन ने चर्चा की थी, कार्यपालिका संबंधी शक्ति का अध्ययन किया, उसी तरीके से विधायी शक्तियों का अध्ययन किया, वित्तीय शक्तियों का अध्ययन किया। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के संदर्भ में चर्चा करेंगे या अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, नंबर 4 है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ उसे विशिष्ट स्थान तथा देश के ऐसे प्रमुख के रूप में स्थापित करती हैं जो मानवीय आधार पर न्याय प्रदान करता है। उसे अधिकार है कि किसी अपराध को क्षमा प्रदान कर सकते हैं या उसके दंड को कम कर दे। ये शक्तियाँ वह तब प्रयोग करता है जब किसी को मृत्यु दंड दिया हो या सैनिक न्यायालय द्वारा दंड दिया गया हो। अनुच्छेद 72 के द्वारा राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्रदान की गई है। वह दंड के स्वरूप में परिवर्तन कर सकता है, यथा जैसे प्रविलंबन, विराम या परिहार। निलंबन, लघुकरण प्रदान कर सकता है। प्रविलंबन के द्वारा दंड को स्थायी तौर पर रोका जा सकता है। विराम का तात्पर्य दिए गए दंड से कम दंड प्रदान करना है और परिहार में दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना दंड कम किया जा सकता है। और लघुकरण द्वारा भारी जुर्माना कम किया जा सकता है। ये एक प्रकार से राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियाँ प्रदान हैं। वह संसद की अनुमति से आम माफ़ी भी प्रदान कर सकता है। इन अधिकारों का प्रयोग वह मंत्रियों की सलाह से ही करता है तथा दोष सिद्ध होने के पश्चात ही क्षमा प्रदान कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति दोष सिद्ध होने के पूर्व तथा पश्चात क्षमा प्रदान कर सकता है। राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के किसी प्रश्न पर जिसमें कानून के प्रश्न जुड़े हों, उच्चतम न्यायालय से सलाह मांग सकता है। वह किसी प्रस्तावित विधेयक को उच्चतम न्यायालय भेजकर जानकारी प्राप्त कर सकता है कि वह विषय विधानमंडल के क्षेत्राधिकार में आता है या नहीं। उच्चतम न्यायालय की सलाह को राष्ट्रपति सविवेक अनुसार स्वीकार करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा कई बार इस संवैधानिक व्यवस्था का प्रयोग किया गया है। अयोध्या मामले में भी ऐसी सलाह राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई थी। राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी की जाती है। तो उपरोक्त अधिकार राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति प्रदान करते हैं। जब न्याय के सभी दरवाजे बंद हो जाएं, तो देश के सर्वोच्च पदासीन व्यक्ति से न्याय की अपील की जा सकती है। और अन्य शक्तियों के संदर्भ में जैसे आपको बताऊं कि राष्ट्रपति को जम्मू कश्मीर के संबंध में कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं। वह राजकीय कार्यों में हिंदी के प्रयोग के लिए अधिकृत कर सकता है। 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल की नियुक्ति तथा किसी ऐसे आकस्मिक स्थिति में जिसके संबंध में संविधान में उपबंध नहीं, राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करके अन्य कार्य भी करता है। अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अनुसूचित क्षेत्र संबंधी विभिन्न प्रकार की शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। तो ये राष्ट्रपति की एक प्रकार से सामान्य शक्ति या शांतिकालीन शक्तियां के रूप में देखा गया है। अब राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां भी प्राप्त हैं, इमरजेंसी पावर्स। राष्ट्रपति को असामान्य या आपात स्थिति से निपटने के लिए संकटकालीन शक्तियां प्राप्त हैं, जिसका प्रयोग वह
निम्न परिस्थितियों में कर सकता है। जैसे मैं चर्चा करें अपन, नंबर 1 राष्ट्रीय संकट, नेशनल इमरजेंसी। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशक्त विद्रोह से संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में होने की स्थिति में राष्ट्रपति आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है और ऐसी उद्घोषणा प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर ही की जाती है। उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों के सामने रखी जाती है तथा जिसकी पुष्टि 1 माह के भीतर हो जानी चाहिए। 1 माह के अंदर पुष्टि न होने की स्थिति में आपात स्थिति समाप्त मानी जाती है। संसद एक घोषणा की स्वीकृति के लिए दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत से तात्पर्य संसद के दोनों सदनों से अलग अलग कुल बहुमत या उपस्थिति व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से है की आवश्यकता होगी। प्रति 6 माह बाद संसद की स्वीकृति आवश्यक होती। संसद को आपात स्थिति वापस समाप्त करने का भी अधिकार होता। संविधान के 44वें संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की गई आपात स्थिति की घोषणा को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। लोकसभा सत्र में न होने पर आपात स्थिति की पुष्टि राज्यसभा द्वारा 2 माह के भीतर होनी चाहिए। राज्यसभा द्वारा पुष्टि न होने की स्थिति में आपात स्थिति समाप्त हो जाती है। राज्यसभा द्वारा पारित होने के पश्चात भी नवगठित लोकसभा द्वारा आपात स्थिति का 1 माह के भीतर स्वीकृत होना आवश्यक है। भारत में 3 बार ऐसी आपात स्थिति की घोषणा की गई। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 1962 में जब चीन ने आक्रमण किया था भारत के ऊपर, 1971 में पाकिस्तान ने आक्रमण किया था, यानी बाह्य आक्रमण के कारण 2 बार आपात स्थिति घोषित की और 1 बार 1975 में आंतरिक अशांति के कारण संकट काल घोषित किया गया था। आपात स्थिति घोषित होने के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित स्थितियां उत्पन्न होती हैं। जैसे अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल अधिकार जो हैं वो एक प्रकार से स्थगित हो जाते हैं। अनुच्छेद 32 में वर्णित संवैधानिक उपचारों को भी राष्ट्रपति आदेश द्वारा स्थगित कर सकता है। संसद को संपूर्ण भारत या उसके किसी क्षेत्र के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का भी अधिकार होता है। राष्ट्रपति को राज्य कार्यपालिका को निर्देश प्रदान करने का अधिकार होता है। संघ व राज्य के मध्य वित्तीय संसाधनों के वितरण परिवर्तन करने का राष्ट्रपति को अधिकार होता है। राष्ट्रपति संसद के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है। आपात स्थिति समाप्त होने के 6 माह बाद बढ़ाया गया कार्यकलाप समाप्त हो जाता है। वास्तविक बाह्य आक्रमण की स्थिति न होने तथा मात्र ऐसी आशंका की स्थिति में भी राष्ट्रपति को आपात स्थिति की घोषणा करने का अधिकार होता है। ये आपातकालीन शक्तियों में नंबर 1 थी राष्ट्रीय संकट, जो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत बताई गई हैं। अब नेक्स्ट जो अपन ऑनलाइन कक्षा पढ़ेंगे उसमें संवैधानिक संकट, वो अनुच्छेद 356 के बारे में अपन बताएंगे। धन्यवाद।